हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आप सभी का एक और नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि अभी तक एसएससी एमटीएस का 12 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। पहले साथियों 30 सितंबर और 1 अक्टूबर एक दिन में आपका 3 शिफ्ट का पेपर हो रहा है। उसके बाद साथियों एसएससी एमटीएस का सेकेंड वीक का एग्जाम शुरू हुआ, जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। अभी तक 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर का पेपर समाप्त हो चुका है। जो जिस तरह साथियों एसएससी ने अभी तक आपका सवाल बना रहा है, तो आज की सेशन में साथियों पूरा एक्सपेक्टेड प्रश्न उसी के आधारित पे आपके लिए तैयार किया है, जिसमें साथियों हम लोग बात करेंगे जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। आपका यदि पेपर आने वाले शिफ्टों में है तो साथियों ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। फुल एक्सपेक्टेड पेपर प्लस आपका संभावित प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फुल जिस तरह से आपका एमटीएस का पहला सेशन हो या आपका सेकंड सेशन हो, पूरा साथियों संभावित प्रश्न आज की सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आने वाले शिफ्टों के लिए रामबाड़ सेशन हो सकता है, बाई चांस आपको पेपर में सवाल देखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों, जिनका भी एग्जाम आज है यानी 9 अक्टूबर के, तो उनका साथियों सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा इजी मिलेगा, थर्ड शिफ्ट का थोड़ा सा हार्ड बनेगा। क्योंकि एसएससी एमटीएस अभी तक जैसा कि 30 सितंबर को पेपर हुआ था, तो साथियों जो सवाल का लेवल था वो काफ़ी इजी रखा था, मतलब करने लायक थे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर को पेपर हुआ, तो उसमें साथियों थोड़ा सा सवाल का लेवल बढ़ाया। उसके बाद आपने जो सेकेंड वीक का पेपर स्टार्ट हुआ था यानी 7 अक्टूबर के, यानी परसों का एग्जाम जो खत्म हुआ है, तो उसमें साथियों सवाल का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट किया। फिर उसके बाद जो कल पेपर हुआ ना भाई, आपको बता दें कि यदि कोई अच्छी तरीके से मेहनत करते आ रहा होगा एग्जाम के लिए, एमटीएस के लिए, तो कल का भाई 20 प्लस सवाल सही करने के, एकदम सही सवाल, क्योंकि सवाल बहुत एकदम प्रीवियस ईयर का पूरा एमटीएस का पेपर बनाया था। एक भी ऐसा सवाल नहीं था कि कुछ अलग से दिया हो, पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर ही सवाल डाल दिया था। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से करते हैं। क्लास की टाइमिंग हमारी आप सभी को पता है, सुबह 8 बजे, तो दोपहर 12:30 बजे आज क्लास होगी आपकी, और शाम को 6:30 बजे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज एक्सपेक्टेड पेपर में कैसा प्रश्न आपके लिए सेट किया गया है। देखिए साथियों, पहला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? तो याद रखिए तो बिहार आता है। पहले का हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखिए जनगणना सवाल आने लगे हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है? याद रखेंगे साथियों कथकली है। तो यहाँ से साथी बी ऑप्शन में लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी तक तो एसएससी, अभी तक आपका एमटीएस का जो पेपर हुआ, अभी 2024 का करंट अफेयर सवाल नहीं पूछा है, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमने 2024 का ऐड कर लिया कि बाई चांस बन सकता है, तो हमें तैयारी रहना है। तो जनवरी 2024 में जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिए डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक अधिकार है? अभी तक तो साथियों जो आपका सभी तरह का एमटीएस में अनुच्छेद से सवाल बन चुका है, ये सवाल अभी नहीं आया है, तो बाई चांस ये पेपर में आ सकता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। आपको अनुच्छेद 17 भी याद रखना है, जो साथियों अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ये सवाल आपके पेपर में बन सकता है अनुच्छेद 17 से, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो साथ ही सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप शेल्फ और महासागरीय घाटी को जोड़ता है? तो कौन महाद्वीप शेल्फ और महासागरीय घाटी को जोड़ता है? तो साथ ही याद रखिए महाद्वीपीय ढलान जोड़ता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? तो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद जो होने वाले चुनाव को याद रखें तो उपचुनाव बोला जाता है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और साथ ही आप लास्ट में स्कोर आप जरूर बताएंगे, कम से कम आपका इस सेशन में 72 सवाल तो होगा ही है। देखिए, किसान एग्रो शो 2024 में आयोजित एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो बताइए जो किसान एग्रो शो 2024 ये किस राज्य में आयोजित किया गया था, जो कि एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है? तो मेरे भाई ये तेलंगाना में किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत फ्लक्स की जो एसआई इकाई होती है मेरे वोल्ट मीटर होती है। ऑप्शन है यहाँ इसका हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। हर शिफ्ट में साथियों बायो से सवाल बन रहे हैं। साइंस की बात करें, आपका जो डीएनए से संबंधित प्रश्न है वो आ रहा है पेपर में, याद रखिएगा। डैश तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग अलग कोण पर अपरिवर्तित होता है। तो साथी तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग क्या होता है, प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपरिवर्तित हो जाता है। तो क्या बनता है, तो जब वर्णक्रम बनता है साथी ने तब ऐसा होता है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? याद रखें इसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। डी ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। गुलबदन बेगम ने हुमायूं पुस्तक को लिखा था, वह हुमायूं की कौन थी? भाई साहब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। गुलबदन बेगम ने तो हुमायूं नामा पुस्तक लिखा है। देखिए यहाँ पे दो सवाल बनता है, एक सवाल पूछ सकता है कि हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम लिखी। तो वह जो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की क्या लगती थी? तो साथ ही पेपर में ये सवाल आ चुका है, इससे बहन लगती थी। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी बताइए क्या थी? तो याद रखेंगे सदी पौंडीचेरी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है? मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब किस शहर में स्थित है दोस्त? तो ये कोलकाता में स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 मेरे भाई। धौलागिरी में हिमालय का एक चोटी है। हर शिफ्ट में साथियों कल पेपर में आया था, कंचनजंगा की ऊंचाई पूछा था, 8,598 मीटर है ना, वो सवाल पूछा आपके पेपर में। तो धौलागिरी याद रखिए नेपाल में हिमालय का क्या है, चोटी है। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दारा सिको के पुत्र थे, बताइए दारा सिको किसके पुत्र थे? राइट ऑप्शन दिए, तो दारा सिको शाहजहां के पुत्र थे। बी ऑप्शन मेरे भाई यहाँ से जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। श्रीलंका द्वारा भारत से अलग हुआ है। तो श्रीलंका साथियों वो किसके द्वारा भारत से अलग हुआ है, किसके वजह से? तो याद रखिएगा साथियों जो पाक जल डमरूमद है ना, इसके द्वारा भारत से अलग हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? बताइए साथी इनमें से कौन सी ऐसी भाषा की जो अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? तो वो है मेरे भाई आपकी टोटो। याद रखिएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। प्रसिद्ध सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित में आता है या है साथी? बताइए। तो ये तो सभी को पता होगा, सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। कल आपका पूछे थे सवाल सेकेंड शिफ्ट में कि जो आपका कबड्डी का कोर्ट होता है उसकी लंबाई कितनी मीटर होती है, हमने आपको बताया था ना 13 मीटर लंबाई होती है और चौड़ाई आपका 10 मीटर, या याद रखिएगा साथी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट के अधिकतम उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो उड़ीसा राज्य है। ऑप्शन ए मेरे भाई यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा ऊंची प्रतिमा भी है, यही है प्रतिमा है जो कि साथियों ये आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो अगर गुजरात न दिया हो तो केवड़िया आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये किस ब्राह्मण ग्रंथ है, किसके ब्राह्मण ग्रंथ है साथियों? कल भी पेपर में साथियों आपका यजुर्वेद से या ऋग्वेद से सवाल पूछा था। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण है, तो साथी मेरे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। डोल यात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो डोल यात्रा साथियों उत्सव ये किस राज्य से संबंधित है बताइए? तो डोल यात्रा याद रखिएगा पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका राइट ऑप्शन होने वाला है। चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 24। भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप लोकतंत्र है? बताइए
किस भाग में उल्लेख है कि अपनाई गई सरकार का रूप क्या है? लोकतंत्र है। तो ऐसा सती प्रस्तावना में है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जितने भाइयों का आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो किस तत्व में अधिकतम परमाणु त्रिज्या है? तो साथ ही एन में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन। कैसे होगा? एन का 227 pm होता है। उसके बाद आपका फास्फोरस का होता है 195 pm होता है। उसके बाद सिलिकॉन का होता है कितना होता है? 180 pm के होता है। फिर उसके बाद लास्ट में आपका क्लोरीन का सबसे कम 175 pm होता है। याद रखिएगा आप लोग, इस तरह डेटा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो ऐसी कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो वो हरमट्टन है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका साथी, क्वेश्चन नंबर 27। डैश पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइए। चलिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है पेपर के लिए। पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी साथी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। भाई देखो एसएससी बहुत दिमाग खेल रही है। ऐसा नहीं होता है जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है तो यदि पहले शिफ्ट का या पहले दिन का हमें तीनों शिफ्ट का पेपर पता चल जाए जितना भी शिफ्ट हो तो उसके बाद हर एग्जाम बिल्कुल उसके रिलेट सवाल बनाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं करे से कुछ सवाल को मतलब कि बिल्कुल वही दे रही है, सेम दे रही, उसी पैटर्न में दे रही, उसी टॉपिक से, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रही है जो कि दूसरा एकदम अलग से टॉपिक बना दे रही है। तो थोड़ा सा वो हमने को दिमाग से खेल रही, तो आपको बच के रहना एकदम अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो इनमें से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक थे? तो इनमें से साथी कौन है? निखिल बनर्जी हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है? भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे माना जाता है? तो याद रखिए पश्चिमी घाट को माना जाता है। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी, क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो मेरे भाई गूगल ही देखिए है, क्रिकेट से फुल टॉस पे आता है तो 6 हम लोग मार देते हैं, शॉर्ट पिच पे आती है तो वाइट हो जाती है या तो हमारे सर के ऊपर से निकल जाती है। तो मेरे भाई स्ट्राइकिंग सर्किल ये आपका हॉकी से संबंधित है। याद रखिए किससे है? हॉकी से है। तो डी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की? हर तरह का सवाल एमटीएस इसी तरह का बिल्कुल राष्ट्रकूट से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो किसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी? तो मेरे भाई दंती दुर्ग ने किया था। यहाँ से हम लोग का ऑप्शन क्या बना है? डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बताइए साथियों, बिंबिसार जो था वो किस वंश का था? डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपके पेपर में। तो हर्यक वंश का था ना मेरे भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। और साथियों जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपका राइट ऑप्शन आ जाना चाहिए, याद रखना है। एक प्रारूप कोशिका में कोशिकांग गोल्जी काय किस में पाए जाते हैं? भाई साहब हर शिफ्ट में सवाल बन रहा है, कोशिका से डायरेक्ट डीएनए या कोशिका। तो एक प्रारूपिक कोशिका में जो कोशिकांग गोल्जी है तो हमेशा याद रखिए गोल्जी काय होते हैं साथी, ये हमेशा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। किसमें? कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो काफ़ी जी सवाल हो गया ये तो आपके लिए, एनी बेसेंट थी। और काफ़ी दोस्तों के ये सभी सवाल नहीं पता होगा भाई, याद कर लीजिएगा साथियों। ऑप्शन ही का एक बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? देखिए 2024 का पेपर लेकिन फरवरी, काफ़ी महीने पुराना सवाल है, फरवरी का है, स्टार्टिंग का है। तो इसमें सवाल पूछा था कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी या ली थी? तो चंपेई सोरेन ने लिया था। याद रखिए हेमंत सोरेन की जगह चंपेई सोरेन ने लिया था। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 36। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे से तो ध्यान से वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो आपका इंग्लिश का। अभी तक देखिए इंग्लिश का सवाल बहुत अच्छा आ रहा है, अगर आपका वैकअप सही है ना भाई आप बहुत अच्छा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम वर्ड का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द हो रहा है। 2 क्वेश्चन आएगा,
या तो डायरेक्ट ऐसे पूछेगा या तो मतलब कोई सेंटेंस दे देगा उसमें कोई अंडरलाइन कर देगा, तो डायरेक्ट उसी को पूछेगा। तो आपको पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, केवल जो अंडरलाइंड वर्ड रहेगा ना वही पढ़ना है। तो विसिनिटी का मतलब क्या होता है? विसिनिटी का मतलब होता है आसपास होता है। तो आसपास का बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा सर? दूर होता है आसपास, इससे कोई आसपास है तो इसका एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा? रिमोट हो जाएगा, दूर होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दो क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए, बिल्कुल सिंपल सा, केवल एक एक वर्ड से उसमें आपको डिफरेंस लगेगा। जैसे देखिए इसमें एनोनिमस दिया है, अनाउंसमेंट दिया, एनिवर्सरी दिया है, एंग्यूअस दिया है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आप देखिए एनिवर्सरी देखिए स्पेलिंग, एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होता है? ANNIVERSARY होता है। देखिए इनमें क्या दे, एनी भी क्या दिया है इसमें? ए दे रखा है। देखिए इसमें बस यहीं से क्या हो गया? मिस्टेक हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो यहीं हम लोग का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मतलब क्या होता है? मुहावरा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, जैसे कि मतलब कि गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब क्या हो जाएगा? कड़ी जैसे कठिन चुनौतियों का सामना किया है तो इसको क्या बोलेंगे? गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो इसका क्या मतलब? हर प्रकार की कठिनाइयों से गुजरना भी हो सकता है, गो थ्रू फायर एंड वाटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका मेन हो जाएगा टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप हो जाएगा साथियों, टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप। इसका मतलब क्या है? मतलब कि हर प्रकार के आपके सामने कठिन जो भी आप उससे क्या है? गुजर चुके हैं। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर का मतलब टू पास थ्रू ऑल टाइप ऑफ हार्डशिप्स याद रखेंगे। यहाँ से ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अब देखिए साथ ये सवाल, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। जैसा आपके सवाल पूछ रहा है पेपर में तो बिल्कुल वैसा ही साथ हुआ एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जैसे पूरा आपको सवाल नहीं पढ़ना, जो आपका अंडरलाइन वर्ड वही देखना है। जैसे नेगोशिएट दिया है, नेगोशिएट का मतलब क्या होता है बताइए? राइट ऑप्शन विथ एवरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जैसे कि मोल भाव करना या काम चलाना या आपका बातचीत करना। जैसे कि हमें जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का साथियों समझौता करना सीखना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या बनेगा आपका? तो आपका डिसएग्री हो जाएगा साथी। क्या हो जाएगा? नेगोशिएट का क्या हो जाएगा? डिसएग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 40। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। इसका मतलब बताइए, इसके लिए एक शब्द में आपको बताना है। जैसे कि वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज मतलब कि बहुत सावधान और क्या? सटीक मेरे भाई। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, बहुत सावधान और क्या? सटीक। तो इसके लिए राइट ऑप्शन तो याद रखिए साथियों क्या हो जाएगा? मेटिक्यूलस हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? मेटिक्यूलस हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मेटिक्यूलस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुत, जैसे आप बोलते हैं ना सूक्ष्म या बेहद सावधानी के साथ सतर्कता, उसको क्या बोलते हैं? मेटिक्यूलस बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड। जैसे आयुर्वेदास treatise for obvious reason cannot be expected to retain relevance in their entirety। इसका मतलब स्पष्ट कारणों से यह जैसा होता है ऐसे कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों से, जैसे प्राचीन ग्रंथ से यह उम्मीद मतलब नहीं की जा सकती क्या होता है कि अपनी संपूर्णता में क्या प्रासंगिक बनाए रखेंगे, जिससे कुछ भी बदलाव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? आयुर्वेदास का नाम आया तुरंत आप लोग एंशिएंट में जाइएगा। एंशिएंट आपका डायरेक्ट फ्लेन दबला, आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, समझने की भी जरूरत नहीं। यदि आयुर्वेदा दिखे और इस तरह के एंशिएंट में बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। मॉडर्न नहीं होगा सर, मॉडर्न नहीं हो सकता, एंशिएंट होगा। ओके तो यहाँ से 41 का डी हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू फिल इन द ब्लैंक्स। माई ग्रैंड फादर वॉज ए फार्मर एंड ही 3 एकर्स ऑफ लैंड। बताइए ये सवाल तो काफ़ी बता सकते हैं ना। माई ग्रैंड फादर वॉज ए फार्मर एंड ही कल्टिवेटेड, ये आपका एडवांस्ड, ही कल्टिवेटेड होगा ना। बताइए ही कल्टिवेटेड 3 एकर्स ऑफ लैंड। और तो क्वेश्चन आपका इंग्लिश कैसे भी रहेंगे, यदि आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे अच्छे से ध्यान से तो भी आप बिल्कुल उसका अपने आप ऑप्शन निकल के आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे हम सवाल पढ़ रहे हैं कि माई ग्रैंड फादर वाज ए फार्मर एंड ही कल्टिवेटेड। तो कल्टिवेटेड मतलब क्या है? खेती होता है ना, जोता हुआ होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कल्टिवेटेड बोलते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेरे ग्रैंडफादर क्या है? एक फार्मर है एंड वो क्या जोते हैं? कितने ज़मीन जोते हैं? तो 3 एकड़ जोते हैं, 3 बीघा जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं ना, तो वही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला देखिए 43। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्बोस का मतलब बताइए।
वर्बोस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा साथियों। जैसे वाचाल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वाचाल बोला जाता है। जैसे शब्द जाल भी बोल देते हैं, तो ब्रीफ हो जाएगा। ब्रीफ मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा संक्षिप्त रूप में हम लोग जैसे कोई ब्रीफ क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा के लिखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्बोस का एंटोनिम ब्रीफ होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। 2 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा आपके पेपर में, रॉन्गली रहेगा, बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से। तो एरेडोस, एरेगेट या आर्टिफैक्ट या आर्टिकुलेट, बताइए इनमें से कौन सा रॉन्ग है मेरे भाई। तो यहाँ सबका साथी कौन सा रंग, आर्टिफैक्ट रॉन्ग है। आर्टिफैक्ट का राइट स्पेलिंग क्या होता है, ARTIFACT होता है। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का विरूपुर या साकु या शिल्पकृत होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। और इसमें भी माने भी बहुत एक होता है, जैसे कि जो आपका करेक्ट रॉन्गली दिया है ARTFACT, इसके माने शिल्पकृत भी होता है। तो लेकिन इसका राइट जो मीनिंग आपका ये रहेगा ARTIFACT। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 45। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द कीवर्ड। आप तो भाई सब आज खाली एंटोनिम ही दिख रहा है। ब्लिक, ब्लिक का मतलब क्या था, बेरंग, मतलब एकदम जो कि साफ दिल वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्लिक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉर्डियल होता है। तो इसके माने कॉर्डियल होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कॉर्डियल का मतलब जैसे कि विनम्र और मैत्रीपूर्ण से तरीके से, एकदम सौहार्दपूर्ण, मैत्रीपूर्ण जिसे बोला जाता है। विनम्र बहुत हो, एकदम नादान हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डियल बोलते हैं। बेरंग एकदम साफ दिल वाला। तो बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। मैग्नेनिमिटी का बताइए, मतलब सेम वर्ड बताइए इसमें। मैग्नेनिमिटी का मतलब क्या होता है, तो मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। क्या होता है आपका, उदारता होता है। तो उदारता का मतलब क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई एक प्रकार के आपका क्या हो जाएगा, ऐसे अल्ट्रुइज्म बोल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अल्ट्रुइज्म बोल जाएगा, मतलब कि दूसरों का उपकार करने वाला। जो कोई दूसरे को उपकार करता है, सिद्धांत करता है, तो उसको क्या बोलता है, अल्ट्रुइज्म। उदारता बहुत दिखाता है दूसरे के प्रति। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 47। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से इनकरेक्ट कौन है, तो इनमें से इनकरेक्ट याद रखें तो रिंकल होता है। रिंकल का राइट स्पेलिंग क्या होता है, RANKLE होता है। रैंकल हो जाएगा साथी, याद रखें। जैसे कि लंबे समय तक जो कोई किसी को लंबे समय तक नाराज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रैंकल बोला जाता है। एंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिससे किसी को लंबे समय तक नाराज करना, उसको क्या बोलते हैं, रैंकल बोलते हैं। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, RANKLE होता है। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 48। चूज द वर्ड दैट मीन्स सेम एज द गिवन वर्ड। नर्क, नर्क मतलब क्या होता है, चिढ़ाना होता है सती। नर्क सेम वर्ड चिढ़ाना, तो चिढ़ाना का सेम वर्ड क्या हो जाएगा, रिजर्स। ये आपका इरिटेट, किसी को इरिटेट कर देते हैं हम लोग ने, चिढ़ा देते हैं, काफ़ी इरिटेट हो जाता है वो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए यहाँ से आपको रीजनिंग क्वेश्चन मिलेंगे, अब मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। काफ़ी जी सवाल है, यहीं पे हम लोग हल कर देते तुरंत। 129 से 126, उसके बाद 123, 120, 117, क्या 114 हो सकता है कि नहीं, बताइए। हल करने की भी जरूरत यहाँ पे आपको पड़ी। यदि हल करने के सवाल ये जरूरत पड़ी तो भाई रीजनिंग में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। 129 - 3, 126, 126 से 123 - 3, 123 से -3, 120, 120 से 17 -3, उसके बाद 117 में से -3 कीजिएगा तो 114 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन बी भी दे रखा है, तो 14 क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से, बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 50। जैसे देखिए मेरे भाई, डिजाइन के समय आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार से, तो इसका अब आपको ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट ऑप्शन देना। जैसे डिजाइन के समय आर्किटेक्ट या वास्तुकार से, तो इन्हें ऑप्शन पढ़िए और बताइए कौन सा है। क्या संपादक का अखबार होगा, किताब का कविता, जूते कभी, या फर्नीचर का पढ़ाई। जैसे कि साथी डिजाइन क्या करता है, जैसे डिजाइनर एक क्या करता है, आर्किटेक्ट वास्तुकार बनाया जाता है ना, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा इसमें, तो फर्नीचर मतलब एक फर्नीचर किसके द्वारा बनाया जाता है, बड़े के द्वारा बनाया जाता है ना। जैसे कि डिजाइन आर्किटेक्ट, एक आर्किटेक्ट वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है डिजाइन को, तो उसी प्रकार बड़ई को किससे बनाया जाता है, फर्नीचर को किससे बनाया जाता है, कौन बनाता है, बड़ई बनाता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 51।
यदि 96C3 बराबर 32, 288C8 बराबर 36, तो बताइए 408C6 बराबर कितना आ सकता है। यदि इस तरह का सवाल आपको हल करना है तो यदि देखिए पहले उठाते हैं हम लोग 96C3 बराबर 32। यदि इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ गया सदी, तो आप बस ये सोचिए कि जो C है आपका वर्ड है ये C, तो इसमें ऐसा क्या किया होगा कि माइनस गुणा जोड़ भाग की, जैसे कि 3 से 96 बना दिया होगा। तो बस इसमें साथ सिंपल से लगा रहता है, या तो प्लस किया होता है या माइनस, या तो डिवाइड या मल्टीप्लाई किया होगा। यदि हम लोग प्लस करेंगे तो साथ 99 होगा, यदि हम माइनस करेंगे तो 93 होगा, यदि हम लोग गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा 32। यदि मान लीजिए हम C की जगह ये भी हम लोग डिवाइड रख देते हैं तो देखिए 3 3 या 9, यहाँ पर 3 है, 3 2 या 6, देखिए क्या क्या है, C की जगह सिंपल सा डिवाइड रखा है। तो उसी प्रकार देखिए यहीं पर देखिए 288C8 बराबर 36। देखिए यदि हम लोग 288 डिवाइड 8 कर दे तो कितना है, देखिए 8 3 का 24, फिर आपका 8 3 का 24, 28 में 24 का 4, यहाँ पे देखिए 3 आया है, उसके बाद 6, 8 6 या 48, देखिए यहाँ पे 36। सिंपल से क्या किया, C की जगह डिवाइड रखा है। तो उसी प्रकार हम इससे साथियों किसका पूछा है, 408C, उसका 408C6 बराबर कितना आएगा। तो यदि हम लोग 408 डिवाइडेड बाई 6 करते तो कितना आएगा, 6 6 या 36, यानी 6 36, 6 3 आया, फिर उसका 4 आएगा, 4 6 48, 68 क्या ऑप्शन दिया, देखिए C ऑप्शन दिया है। जब आप लोग साथियों 6 का डिवाइड 408 में करेंगे तो आपको कितना आएगा, 68 आएगा आंसर। तो इस तरह से 51 का C ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52। दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। आपके पेपर में जरूर आएगा। देखिए परस्पर बदलना है चिन्हों को, जैसे गुणा और भाग, यानी गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा, समीकरण में रख दीजिए और हल कर दीजिए, जितना आंसर आएगा वही आपका राइट ऑप्शन माना जाएगा। ओके, चलिए तो हल करते हैं, गुणा की जगह भाग करते हैं, भाग की जगह गुणा। देखिए समीकरण है 47 प्लस है, प्लस को एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसमें परस्पर बदलना नहीं है। उसका 13 डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस चिन्हों को परस्पर बदलना है, गुणा और भाग को। उसके बाद 65 दिया है, उसके बाद गुणा है तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे, 5 माइनस 16। अब इसको हल किया जाए, जैसे देखिए यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो 13 आ जाएगा, बिल्कुल 13 आ गया कि नहीं, बिल्कुल। फिर यहाँ पे देखिए 47 प्लस आपका 13, उसके बाद इंटू 13 है, क्योंकि 13 पचे कितना होता है, सही 13 पचे 65, बिल्कुल सही, माइनस 16। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई आपका, 169 होता है। 47 प्लस 13 के स्क्वायर 169 होता है, माइनस 16। 47 169 जोड़िए कितना आएगा, कितना आ रहा है, 47 प्लस 169, तो आपका 7 9 16, 1 6 4 10 11 की 1 216 आ रहा है, और माइनस 16 का घटा दीजिए तो 16 से 16 कट जाएगा, 200 आ जाएगा डायरेक्ट। तो क्या इसको हल करने पर हम लोग कितना आएगा, 200। देखिए ऑप्शन बी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। कुछ भी नहीं किया ऐसे, तो केवल सिंपल सा जो आपका साइन दिया है, जैसे कि दो चिन्हों को परस्पर बदलना था, यानी गुणा को जगह भाग करना था, भाग की जगह गुणा करना था, बस इसी जो आपका समीकरण दिया रहेगा ना साथी, उसी में बस आपको कर रख देना। जैसे देखिए हम लोग भाग की जगह गुणा के यहाँ पे, उसके बाद गुणा की जगह भाग करेंगे, बस वही आपका बॉडमास का नियम लगा दिए। बॉडमास का नियम पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए फिर से दो क्वेश्चन आया। यदि 36 @ 2 बराबर 1296, 4 @ बराबर 4 बराबर 256 बराबर, तो 9 @ 3 बराबर क्या आएगा। चलिए दोस्त हल किया जाए, बताइए क्या हो जाए, यहाँ सब सभी क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो मेरे भाई 36 का देखिए 36 @ यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल सा, यदि आपको स्क्वायर होगा ये पता होगा ना, तो 36 के स्क्वायर कितना होता है, 1296 होता है। उसी प्रकार 4 का 4, देखिए ऐड की जगह क्या किया, ऐसे तो यही जो ऐड है ना, इसी की जगह 4 का क्या किया, जो नंबर दिया उसका क्या कह रहा है, बस मतलब क्या कह रहा है, उसके वर्ग के थ्रू कर दे रहा है। जैसे देखिए 36 के स्क्वायर 1296, उसके पावर लगा दे रहा है। जिससे 4 के देखिए 4 पावर करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 का फिर उसका 16 दहा 160, 16 256। देखिए फिर उसी प्रकार अब 9 @ 3 दिया, तो 9 के पावर 3 कर दीजिए, सिंपल सा। तो 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 जा 81 × 9, 9
729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729। देखिए ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ से राइट ऑप्शन। क्या क्या है? 36 का पावर 2 लगाया है 1296 आया। उसके बाद 4 की पावर 4 लगाया तो 256 आया। तो इसी प्रकार 9 के हमने प्रश्न के हिसाब से 9 के पावर 3 लगाया तो कितना आ जाएगा हम लोग का? 729 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षरों का चयन कीजिए। चलिए इन शब्दों में साथियों जो आपका भिन्न अक्षर है वो आप अक्षर का चयन कीजिए। डायरेक्ट इस तरह का सवाल है, तुरंत आप लोग कोड कीजिए। जैसे देखिए UVSX है तो इसका कोड करेंगे तो U आपका 21 का होता है, V आपका 22 का होता है, यस आपका साथी कितना होता है? S आपका 19 होता है, X आपका 24। देखिए कितना है? 21 से 22 गया है यहाँ पर, यानी आपका +1 किया है। उसके बाद 22 से 19 गया है, यानी यहाँ पे -3 और 19 से 24 +5। देखिए समीकरण +1 -3 +1। ओके, +1 -3 +5 है, ये पहला हो गया। दूसरा OPMR, OP आपका कितना नंबर? O आपका 15 नंबर, P आपका 16 नंबर होता है, M आपका 13 नंबर पे, R आपका 18 नंबर पे होता है। M देखिए M से 16 +1 बिल्कुल सही, 16 से 13 -3 बिल्कुल सही, 13 से 18 +1, यानी पहला दूसरा समीकरण बिल्कुल सही है। +1 -3 +1, +1 -3 +5, ये तो दूसरा समीकरण बहुत हम लोग का ये राइट ऑप्शन लग रहा है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसमें भिन्न बताना है। अब देखिए ABZD, ए आपका कितने नंबर का होता है? ए होता है, बी आपका 2 नंबर है। भाई क्या A B से देखिए यहीं पे आपका मिस्टेक हो जा रहा है। ए से 2 जाएंगे +1 तो जाएंगे, फिर उसका देखिए जेड कितना नंबर का होता है? 26 का होता है। 26 में यदि हम जाएंगे -3 करेंगे 2 में से तो कितना होगा? 2 में से यदि -3 करेंगे तो हमारा -1 आएगा, आएगा कि नहीं बताइए? माइनस आएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका D है, D आपका कितना है? 4 पे है, लेकिन वहाँ पे कितना जा रहा था? +1 जा रहा था, उसके बाद और लास्ट में -3 +5 दे रहा है। यदि हम 26 में से -5 कर जाएंगे 31 हो जाएगा। 31 कौन होता है आपका? 31 पे आपका होता है, याद रखिएगा हमेशा 26 के बाद जो आपका 27 वो शुरू होता है या 28, वहाँ से AB शुरू हो जाता है। जैसे 27 A होगा, 28 B होगा, 28 29 आपका C होगा, और उसके बाद 30 आपका D होगा, 31 होगा E होगा। तो इस तरह से शुरू हो जाता है। तो यहीं पे हम लोग का C क्या है साथियों? रॉन्ग है। इसी प्रकार GHEG भी मिला दे। G आपका 7 होता है, H आपका 8 नंबर होता है, E आपका 5 नंबर पर होता है, J आपका 10 नंबर पे। देखिए 7 से 8 +1, 8 से 5 -3, 5 से 10 +1। देखिए इसमें भी +1 -3 +5, ये समीकरण बिल्कुल सटीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एक तरह है, लेकिन जो ऑप्शन सी है साथियों ABJD ये क्या है? इसमें एक भिन्न है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 55। 4 का संबंध 7 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध आपका मेरे भाई 12 से है, 12 का संबंध 21 से, 21 से संबंध 38 है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है 4 का संबंध 7 से, 7 का संबंध 12 से, 12 का संबंध 21 से, 21 का संबंध 38 से। चलिए हल कीजिए, कैसे आओगा? जिससे 4 × 2 -1, बिल्कुल 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 8, 8 में से 1 घटाएंगे 7। उसी प्रकार 7 का मल्टीप्लाई 2 -2, 7 दूना 14 -2 12। उसी प्रकार 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 24, 24 में से -3 करेंगे 21, 21 में मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 21 दूनी 42 -4 38। देखिए फिर इसके बाद 38 दूनी 72, 72 में इस बार कितना माइनस करेंगे? देखिए 1 2 3 4, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 72 - 5 कितना होगा? बताइए कितना हो जाएगा? राइट ऑप्शन 38 दूना 76 होता है भाई, सॉरी यार 21 दूना 76 होता है ना, 76 - 5 71 होगा भाई। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा, आप सभी का कमेंट बॉक्स देखते देखते काफ़ी बहुत अच्छा आपका। तो 55 का क्या हो जाएगा? यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। सिंपल सा हो 4 सब में 2 का मल्टीप्लाई किया और -1 करता जा रहा, -2 -3 -4, लास्ट में हम लोग उसी सीरीज को पकड़ते हुए -5 कर दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं आपका साथी क्वेश्चन नंबर 56 है। विनम्र का संबंध अभिमानी से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार संकोची का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए। विनम्र अभिमानी से उसी प्रकार संबंधित है, तो साथ ही जिस प्रकार संकोची किससे हो जाएगा? विनम्र क्या है साथी? अभिमानी का विलोम है। विनम्र क्या है साथी? अभिमानी का विलोम है। तो यहाँ पे संकोची क्या होगा? आत्मविश्वासी हो जाएगा साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ साथियों आपका इंग्लिश मैथ और इंग्लिश रीजनिंग और आपका जीके कंप्लीट हो जाओ। अब आपका मैथ के क्वेश्चन वही आएंगे जो आने वाले शिफ्टों में जिस टाइप का जिस
इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथियों वो जिस तरह से एमटीएस पेपर बना रहे हैं वही सॉल्व आने वाले हैं। ओके, चलिए तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन हल कीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे साथियों सभी दोस्त, क्योंकि आने वाले शिफ्टों की लगातार ऐसी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी। आज हम लोग लाइव आ रहे हैं साथियों दोपहर के 12:30 बजे, तैयार रहिएगा सभी लोग। ओके, चलिए तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने। हेलो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्जाम में जिस प्रकार के मैथ के सवाल आ रहे हैं, हम लोग उसी के कुछ क्वेश्चन फटाफट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। जैसा एसएससी एग्जाम पूछ रही है उसी टाइप के क्वेश्चन को करवाने का कोशिश किया जा रहा है, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। तो बताइए छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए बताइए। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए क्या दिया है हमें कि कोई व्यापारी है, मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। मान लीजिए व्यापारी का जो कॉस्ट प्राइस है या लागत मूल्य है वो कितना है, वो है उसका 100 रुपया। कितना है, 100 रुपया। ठीक, 100 रुपया हम लोग इसलिए लेते हैं कि परसेंटेज को जोड़ने और घटाने में आराम से घटा और जोड़ सकते हैं इसमें, इसलिए हम लोग हमेशा कास्ट प्राइस को 100 लेते हैं। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित कर रहा है। देखिए 50% अधिक अंकित करने का मतलब यानी जो एमआरपी होगा, जो एमआरपी या मैक्सिमम प्राइस है जो भी कहिए उसको, क्या होगा 50% अधिक अंकित कर रहा है। यानी 100 का 50% कितना होता है, 50। 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा ना। तो देखिए जोड़ दीजिए तो कितना अंकित कर रहा है, वो 150 रुपया अंकित कर रहा है। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, वो इस पे जो अंकित कर रहा है उसी पे 20% की छूट भी दे रहा है। यानी जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी, वो होगी आपके 150 माइनस अब 20% की छूट। अब छूट किस पे देगा, ये जो 150 है इसी पे 20% की छूट देगा। तो छूट को हम माइनस कर लेते हैं, तो 150 गुणे 20 और प्रतिशत का निशान हटता है तो 100 नीचे आता है। ठीक, तो देखिए 2 जीरो से क्या होगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। यानी कितना है आपका वैल्यू, 150 माइनस 30, यानी कि कितने में बेच रहा है वो, 120 रुपये में। ठीक, तो उसका सेलिंग प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया था। तो बस आपको लाभ निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, या परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला कितना होता है, प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है ना। अब देखिए 120 में बेच रहा है, 100 का वस्तु है, तो लाभ कितना होगा उसको, उसका लाभ हो जाएगा 20 रुपया। कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया गुणे 100, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का। तो परसेंटेज प्रॉफिट व्यापारी का कितना हो गया, 20%। यानी ऑप्शन ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। इसी तरह से ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सक्सेसिव लगाना चाहे तो सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कोई चीज़ A% और B% बढ़ रही है तो ओवरऑल जो परसेंटेज में वृद्धि होगा वो कितना होता है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, आप सपोज कीजिए X ओवरऑल आएगा तो उसका फॉर्मूला होता है A + B + AB डिवाइड बाई 100, यही फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए ये सक्सेसिव में बढ़ने के लिए भी यूज होता है और घटने के लिए भी यूज होता है, और एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है उसके लिए भी यूज होते हैं। ठीक, जो बढ़ रहा है उसके आगे प्लस का निशान लगाइए, जो घट रहा है उसके आगे माइनस का निशान लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए पहले क्या कर रहा है, 50% बढ़ा रहा है यानी प्लस का 50 कर रहा है, उसके बाद 20% की छूट दे रहा है यानी 20% क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो उसके लिए -20 कर लीजिए। लगा के सक्सेसिव देख लेते हैं, इससे भी फार्मूला से भी आपका सेम यही उत्तर आएगा। और इससे क्या होता है ना, शॉर्टकट पड़ता है, इस वजह से सक्सेसिव को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कभी कभी। अगर वैल्यू सीधा सीधा है तब, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा दिया जैसे 17-18 दे दे तब वहाँ पे सक्सेसिव लगाएंगे तो फंस जाएंगे। पर 20-50 में गुणा भाग करने में आसानी होगा तो लगाते हैं। तो मान लेते हैं एक्स आएगा, तो एक्स के लिए देखिए पहले क्या कर रहा है, 50 बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है 20 घटा रहा है, प्लस ए भी होता है। तो देखिए प्लस उसके बाद 50 और गुणे -20 क्या है अभी हम आपसे बताए कि साइन का विशेष ध्यान रखिएगा, जो चीज़ बढ़ रहा है तो प्लस, जो चीज़ घट रहा है उसके आगे माइनस, तो प्लस का 50 माइनस का 20।
ठीक, तो देखिए 50 माइनस 20 करेंगे तो 30 हो जाएगा। देखिए ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनता है माइनस, और 50 और गुणे 20 कितना होता है 1000, 1000 बट्टे 100। तो देखिए काटेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो 10 बचता है, 30 माइनस 10 आपका कितना उत्तर आ रहा है 20%। यहाँ से भी आपका उत्तर कितना आ रहा है 20% ही, तो सक्सेसिव से भी उत्तर इतना ही आएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला है 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या क्या कर दी हटा दी जाए तो औसत कितना हो जा रहा है 28 हो जा रहा है। तो बताइए हटाई गई संख्या कितनी होती है। तो देखिए हमारा जो औसत होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सम बट्टे नंबर, यानी कि जो संख्याओं का योग है बट्टे कितनी संख्याएं। अगर ऐसे करते हैं तो हम लोग क्या आता है, हमें संख्याओं का औसत निकल कर आता है। ठीक, तो देखिए पहले क्या दिया है 32 दिया है, सम मान लेते हैं x है, और बट्टे कितनी संख्या है 5 संख्या, तो यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 32 गुणे 5 आपका 160 बना। ठीक, अब देखिए दूसरा केस दिया है कि एक संख्या को हटा दे, यानी 5 से संख्या कितने कर दे हम लोग 4 कर दे, तो औसत कितना आ जा रहा है 28। मान लेते इसका इस समय सम y आ रहा है, तो y और ये आपका बट्टे 4, तो यानी y की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 28 गुणे 4, गुणा करके देख लीजिए कितना आएगा 112 आएगा। ठीक है, 4 8 32, 2 4 2 8 3 11, हाँ 112 आएगा। ठीक, अब हमसे पूछा गया है कि देखिए ये 5 संख्याओं का योग आया है 160, 4 संख्याओं का योग आया है 112, तो हमको जो हटाएं संख्या उसको निकालने के लिए क्या करना होगा हमें x माइनस वाई, यानी 160 माइनस 112 कर देंगे तो देखिए कितना आएगा 160 माइनस 112 करेंगे तो 48, यानी जो हटाई गई संख्या वो कितनी थी आपकी 48, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक, तो 32 से पहले की जितनी भी अभाज्य संख्या है उसका औसत निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं इसको देखिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो 32 के पहले की अभाज्य संख्याएं शुरू करने के लिए हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो 1 न तो भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या, तो 1 को छोड़ दीजिए। 2 क्या होता है 2 सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या है, 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 भी अभाज्य है, फिर 4 विभाजित होता है 2 से, तो 4 नहीं आएगा। फिर 5 आएगा, फिर 6 देखिए विभाजित होता है 2 3 से, उसके बाद आपका 7 आएगा, फिर 8 9 10 तीनों विभाजित होते हैं, फिर उसके बाद आपका 11 आएगा, फिर 13 आएगा, देखिए फिर 14 15 16 ये भी विभाजित है। उसके बाद आपका 17 आएगा, फिर 18 विभाजित है, 19 आएगा, उसके बाद फिर 20 भी विभाजित, 21 22, उसके बाद आपका 23 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 24 भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है, 28 भी है। अब उसके बाद आपका 29 अभाज्य है, उसके बाद आपका 31 है। ठीक, इतने ही संख्याएं हैं, तो देख लीजिए कितनी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये 11, यानी 11 संख्याएं। इन सबका हमको क्या निकालना है औसत निकालना है, तो लिख दीजिए बस जोड़ दीजिए। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 प्लस आपका 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 और डिवाइड बाई संख्याएं टोटल कितनी है, सभी संख्याएं कितनी हैं, ये सभी आपके 11 संख्याएं हैं। तो लिख दीजिए। तो देखिए सम करेंगे तो कितना आएगा 2 3 5 5 10 10 7 17 17 11 28 13 41 41 17 58 58 और 19 आपका 77 77 और 23 100 100 129 और 31 कितना हुआ आपका 160 डिवाइड बाई 11 भाग दे दीजिए। तो 11 कम 11 5 0 11 चौक 44 पॉइंट लगाइए तो 6 के आगे 0 बना, यानी कि 11 55 5 और 0 11 चौक 44 14.54 आएगा। ठीक, तो इसका भी ऑप्शन ए क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इस तरह से निकालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि जो भी होगा उसका प्रतिशत हमें बताना है। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया है कि 6
पेन का कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है? 5 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो 6/5 बराबर हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस बट्टे कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है। तो यानी जो हमारा प्रॉफिट होगा ना, देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। और लाभ कितना होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग 6 है और कॉस्ट प्राइस आपका 5 है, तो यानी 1। यानी 1 का फायदा हो रहा है 5 पे, तो परसेंटेज में निकाल लीजिए। तो परसेंटेज प्रॉफिट होता है आपका प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो देखिए 1 का प्रॉफिट हो रहा है 5 पे गुणे 100, तो यानी कि 20% का क्या हो रहा है? उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य निकालना है हमें। देखिए हमें दिया क्या है? सेलिंग प्राइस दिया है 6875 और हमें प्रॉफिट दिया है, वो कितना दिया है? वो दिया है हमें 25%। कितना परसेंट? 25%। हमसे पूछा क्या? कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो देखिए किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है? अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को जोड़ के लिखते हैं, अगर लॉस हुआ है तो लॉस को घटा के लिखते हैं 100 में से। तो हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमारा? 125%। और यहीं 125% की वैल्यू कितनी है? 6875। हमें निकालना कितने की वैल्यू है? 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6875 गुणे 100 डिवाइड बाई 125। तो सॉल्व करते तो देखिए ये 5 बार में 25 से कटेगा, ये 25 से 4 बार में कटेगा। 5 से काटिए इसको, तो 5 एक कम 5, 1 8, 5 3 15, 3 7, 5 7 35, 2 5, 5 5 25, यानी 1375 गुणे 4। तो 4 पंजे 20, 4 7 28, 2 30, 4 3 12, 3 15, 4 एक कम 4 1 5, यानी 5500 रुपया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो बताइए वार्षिक ब्याज दर क्या होगी? तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। क्या दिया है हमें? जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? कोई मूलधन मान लेते हैं P है, उसी का 2/5 है। ठीक है, और टाइम देखिए दिया है कितना? 5 साल। ठीक, तो हमसे पूछा है कि दर क्या है, रेट पूछा है, तो लगा दीजिए। तो SI बराबर क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम डिवाइड बाई 100। SI कितना दिया है? प्रिंसिपल का 2/5, ये बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट हमसे पूछा है, टाइम 5 साल दिया है, डिवाइड बाई 100। तो देखिए P से P क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी 2/5 ये बराबर आ रहा है R/20। तो कर दीजिए, तो R बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणे 20/5, यानी 40/5। कितना आया? 8%। यानी दर कितना है उसका? 8%। तो ऑप्शन डी क्या हो गया इसका? राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x रेशियो y का मान कितना होगा? तो देखिए क्या दिया हमें? x का 45% ये बराबर है हमारा y के 15% के बराबर। का मतलब क्या होता है? गुणा का निशान, यानी x गुणे 45 ये बराबर हो जाएगा y गुणे 15। परसेंटेज है तो परसेंटेज लगाते रहिए। तो यानी x अपॉन वाई इजक्वल टू हो जाएगा हमारा 15/45। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल होगा, यानी x अपॉन वाई हो जाएगा 1/3। हमसे रेशियो पूछा है तो x रेशियो y हो जाएगा हमारा 1 और रेशियो 3, 1/3। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु पर 20% छूट दी जाती है तो लाभ का प्रतिशत
कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग ए मान लेते हैं, ए जो है वो क्या कर रहा है 60% से बढ़ा रहा है, उसके बाद छूट दे रहा है बी क्या कर रहा है -20% घटा रहा है। सक्सेसिव यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, सीधे देखते हैं सक्सेसिव से आएगा उत्तर। तो मान लेते हैं जो ओवरऑल उसको प्रॉफिट होगा वो एक्स का होगा। तो एक्स करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100, यही नहीं करते हैं सक्सेसिव फार्मूला। तो लगा लीजिए, तो ए के बदले क्या है +60 है, तो +60 लिखिए। अब बी देखिए माइनस में, तो प्लस माइनस मिलके क्या बनते हैं माइनस, तो -20 देखिए प्लस 60 गुणे -20 डिवाइड बाई 100, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 60 - 20 हो जाएगा आपका 40, देखिए प्लस और ये माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 60, देखिए एक जीरो कैंसिल कर देगा, ये जो 6 दूना 12, यानी कि कितना है आपका 28% का उसको क्या होगा सीधे प्रॉफिट। ऑप्शन बी सक्सेसिव से निकाल लीजिए, सीधे सीधे एकदम इसी तरह। जो चीज़ अगर क्रय मूल्य पे जो बढ़ा के कोई लिख रहा है तो उसको +A लिख लीजिए, और छूट दे रहा है तो उसको -20, उसके बाद सक्सेसिव सीधे लगा दीजिए निशान के साथ। अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं कि मतलब मान के करिए, तो देखिए कॉस्ट प्राइस होगा वो अपने आप में मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है। अगर हम इस पे बढ़ा रहे हैं 60%, तो 100 का 60% 60 होता है, तो यानी जो मार्क प्राइस होगा वो कितना होगा आपका 160 होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करा, इसी पे हम लोग कितना छूट दे रहे हैं 20% का। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है 160 का 20% आपका कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो 160 - 32 करेंगे तो 128 आएगा। तो देखिए सेलिंग प्राइस 128 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वो 28 रुपये का हो रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो आप 28/100 × 100 करेंगे, तो यहाँ से भी आपका देखिए उत्तर 28% भी आएगा, ठीक ही आएगा। तो देख लीजिए ध्यान से कि आप सक्सेसिव लगाना हो सक्सेसिव लगा लीजिए, फार्मूला बेसिक से लगाना है बेसिक से लगा लीजिए, ठीक है। पर हम यहाँ पे बताते हैं कि मतलब अगर जो आपका घटाने और बढ़ाने वाला है, अगर वो एक पूर्णांक है जैसे 10, 20, 50, 30 है, तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए। अदरवाइज अगर 17, 18, 15 है तो वहाँ पे आप बेसिक लगाइए, क्योंकि देखिए सक्सेसिव वाले में 60, 20 वाला जो फॉर्मूला है यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी होती है, तो एग्जाम में फटाफट कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। बट अगर वही 17, 18%, 22%, 21% इस प्रकार का दे दे तो वहाँ पे फिर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। जैसे AB/100 है तो वहाँ पे पॉइंट में आने लगेगा, तो उससे बचने के लिए फिर आप बेसिक वाला मेथड इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि यदि 18 व्यक्ति एक कार्य को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 54 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सिंपल सा M1D1 = M2D2 फॉर्मूला लगा दिए। देखिए 18 व्यक्ति हैं, काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 13 दिन में। उसके बाद बराबर कर दीजिए 54 व्यक्ति, हमसे दिनों की संख्या पूछा तो मान लीजिए x है, तो बस x का वैल्यू तो देखिए 18 से इसको काटेंगे तो ये 3 बार में, यानी 13 बराबर कितना आ रहा है 3x। तो यानी x की वैल्यू कितनी होगी 13/3, ठीक। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन बी इसका क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे है कि 880 + 42 डिवाइड बाई 14 × 84 - 32 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा वर्ड मास का नियम लगाएंगे। क्या होता है, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो कर लीजिए 42 डिवाइड बाई 14 × 84 - 32, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 880 + 42 में डिवाइड करेंगे 14 से तो 3 टाइम्स या 3 बार में भाग जाएगा × 84 - 32, ठीक है। तो कर लीजिए यहाँ से हो जाएगा आपका 880 प्लस ये देखिए 3 चौक के 12 और 3 9 24 1 25 माइनस 32। तो देखिए कर लीजिए 880 प्लस 252 माइनस 32 करेंगे तो कितना होगा आपका 220। तो देख लीजिए 0 8 2 10 का 0, उसके बाद 8 2 10 और एक ये 1100। तो इसका उत्तर कितना होगा सिंपल सा 1100, ठीक है। तो चलिए साथियों, तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइए, एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है, ठीक है।
तो चलिए, बाकी आप लोग मन से पढ़ते रहिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए, बाकी आप लोग अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।